हेलो फ्रेंड्स। सोशल साइंस की अपने लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ 4 टॉपिक हैं, इसलिए हम इसे जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो संविधान इसमें पहला टॉपिक है आपका। तो हम जान लेते हैं कि संविधान से हम क्या समझते हैं, संविधान क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मैंने इसमें वही चीज़ें इंक्लूड की हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना क्योंकि आपको ये टेट में भी पढ़ना है और सुपर टैट में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। संविधान से अभिप्राय उन आधारभूत नियमों व सिद्धांतों के समूह से है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो संविधान से आप मतलब समझ गए होंगे कि ये संविधान से मतलब है उन आधारभूत नियमों और सिद्धांत। ठीक है, ऐसे नियम ऐसे सिद्धांत जिनके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई अन्य देश हो। ठीक है, सबका अपना अपना संविधान होता है। किसी का लिखित होता है तो किसी का मौखिक संविधान होता है। तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये चीज़ याद रख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो भारत का ही है। ठीक है, तो पहला तो क्या है कि भारत का संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया और संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन ने की। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, और संविधान सभा की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैबिनेट मिशन ने की। तो कैबिनेट मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहले कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा की स्थापना की थी और संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया था। तो कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सदस्य जो थे वो तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के सदस्य थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट क्यों पड़ा था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन था, जो हमारे भारत पर अधिकार कर रहा था, ठीक है, अंग्रेज जो थे, ठीक है, तो उसका जो पीएम था, जो प्रधानमंत्री था उस समय, वो क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली के जो कैबिनेट के सदस्य थे वही इसके मुख्य सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे तीन, तो पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तीनों के नाम याद रखना। हो सकता है 4 ऑप्शन दिए जाए, पूछा जाए कौन सा नहीं था, तो 3 ऑप्शन आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पैंथिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके सदस्य जो थे वो तात्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, तो कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी फरवरी 1946 में लंदन में। ठीक है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कहाँ हुई। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भारत लगा देते हैं। तो कैबिनेट मिशन की जो स्थापना थी वो लंदन में हुई थी फरवरी 1946 को। और कैबिनेट मिशन जो था वो भारत में कब आया, तो मार्च 1946 में भारत में आया था, मतलब 1 महीने बाद भारत आ गया था। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए, तो कैबिनेट मिशन ने ही कहा था अपनी रिपोर्ट में कि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसका निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। अब हम संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जून जुलाई 1946 में हुए थे। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए भी क्या हुआ थे, चुनाव किए गए थे। ठीक है, चुनाव कराए गए जो कब हुए, तो जून जुलाई 1946 में ये चुनाव हुए थे। ठीक है, जून से लेकर जुलाई के बीच में हुए थे ये चुनाव 1946 में। अब ये जो डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना कि इन चुनावों में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इस तरह कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, तो टोटल जो चुनाव हुए थे उसमें कितने सदस्य चुने गए थे, तो 389 चुने गए थे। आज जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, उससे आप थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिए कि उस समय जो टोटल सदस्य थे वो थे 389, जिसमें 292 तो उन राज्यों से थे जहाँ पर ब्रिटिश अपना अधिकार किए हुए थे। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनमें से थे 292 सदस्य। 93 देसी रियासतों से थे, जो राजा महाराजा थे, ठीक है, तो उनसे थे 93 लोग। और जो 4 थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, जिसमें आपका गोवा आ जाता था, पांडिचेरी वगैरह आ जाता था, तो 4 इसमें से थे। इस तरह जो टोटल सदस्य थे वो थे 389। कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा मतदान, उसमें ये चुने गए थे, जिसमें कुल 292 + 4 मतलब 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से व 15 अन्य दल से थे। ठीक है, तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि टोटल जो सदस्य थे वो 389 थे। और कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि सदस्यों का जो चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष मतदान से होगा, जिसमें 296 थे टोटल। ठीक है, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, क्योंकि 92 तो जो थे आपके, 93 वो तो देसी रियासतों से थे, वो तो फिक्स ही थे पहले से। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र जिसमें दिल्ली आ जाता था, कुर्ग आ जाता है, अजमेर और बलूचिस्तान। ठीक है, जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं, पांडिचेरी इसमें नहीं है, तो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर व बलूचिस्तान 4 कमिश्नरी क्षेत्र है।
भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ये चीज़ भी याद रखना, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था 1947 में, तब जो संविधान सभा के सदस्य बचे थे 389 में से 299 रह गए थे, मतलब 90 कम हो गए। ठीक है, 90 कम हो गए तो सदस्य कितने बचे टोटल? 299 रह गए। अब संविधान सभा के सदस्यों को देख लेते हैं। तो इसमें सामान्य वर्ग के थे 213 लोग, मुसलमान थे इसमें 79, सिख थे आपके 4, महिलाएं थी 15, और एससी जो कि अनुसूचित जन जाति की बात करें तो 26 थे, और अनुसूचित जनजाति जिसे एसटीएम कह सकते हैं तो वो 33 थे। महिलाओं की संख्या याद रखना 15 थी, सिख की संख्या याद रखना 4 थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, कितनी महिलाएँ चुनी गई थी? ठीक है, तो वो 15 थी आपकी, तो ये डेटा याद रखना। अब हम देखेंगे संविधान सभा की बैठक। अब संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई? तो टोटल संविधान सभा की जो कुल बैठक थी वो 12 हुई थी। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि टोटल संविधान सभा की जो बैठक थी वो 12 हुई थी। तो टोटल जो थी वो 12 बैठक हुई थी, जिसे हम अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कितने अधिवेशन हुए तो 12 अधिवेशन हुए, जिसमें 3 शुरुआत के इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को ही। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है क्वेश्चन में कि जब प्रथम बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा आयु थी, जितने भी सदस्य थे सबसे ज़्यादा आयु के यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इन्हें एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। यह भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने पहले उसमें भाग नहीं लिया। दूसरी बैठक हुई आपकी, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे। ठीक है, तो दूसरी हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। तथा इस बैठक में एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष व बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें हटा दिया गया और स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इस बैठक में जो एस सी मुखर्जी थे इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया बी एन राव को। ठीक है, और जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव लेकर आए थे, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी बैठक में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उद्देशिका प्रस्ताव लेकर आए थे। तो जो तीसरी बैठक थी आपकी उसमें लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और उसे अपनाया कब गया, स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया। यह उद्देशिका प्रस्ताव भारत संविधान की प्रस्तावना बनी थी। ठीक है, जो ये उद्देशिका प्रस्ताव है ना, इसी को बाद में क्या हुआ, इसे प्रस्तावना बना दिया गया। ये चीज़ भी याद रखना। अब संविधान के स्रोत देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 2 स्रोत थे। पहला था देसी स्रोत, जिसमें हमने अपने देश से ही चीज़ें ली और संविधान में ऐड की, और दूसरा था आपका विदेशी स्रोत, जिसमें हमने विदेशों से, कई देशों से थोड़ी थोड़ी जानकारी ली, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमें वहाँ की सही लगी वो अपने संविधान में हमने शामिल किया। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका विदेशी स्रोत में। तो पहले हम पढ़ेंगे देसी स्रोत की देसी स्रोत में क्या चीज़ें आती हैं। तो 2 थे देसी स्रोत। पहला था नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में पेश की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, और दूसरी थी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। ये चीज़ याद रखना है कि भारत संविधान का अगर स्रोतों की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? तो देसी स्रोत में आता है आपका भारतीय संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रख लेना। अब विदेशी स्रोत की बात करें तो कई देश थे जिनसे हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं। इसमें पहला था आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से अगर बात की जाए, ब्रिटेन से तो हमने क्या क्या चीज़ें ली? तो विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसाधनक शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है, जो विधि का शासन है वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता मतलब एक देश की एक नागरिकता होगी, ये कहाँ से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि 2 नागरिकताएं चलती हैं, अलग अलग राज्यों की अलग नागरिकता होती है और एक देश की अलग नागरिकता होती है, लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ एक नागरिकता चलती है। और वैसे ही भारत में होता है कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता है, मध्य प्रदेश की अलग है, एक ही नागरिकता है ना। तो यही है यहाँ पर भी है। और संसद के जितने भी काम वगैरह हैं, ठीक है, प्रणाली वगैरह है, वो हमने ब्रिटेन से ही ली है। और जो मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, ठीक है, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। जापान की अगर बात करें तो जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि जो विधि का शासन है या विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसका सिद्धांत जापान से लिया है। अब अमेरिका की बात करें, यूएसए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे चीज़ें याद रखना कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो पहला आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, जो हमारी हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं, जितने भी कोर्ट्स वगैरह हैं, तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी हमने अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद जो है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होते, तो राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद ये दोनों ही अमेरिका से लिए हमने।
और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी हमने यूएसए से लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट याद रख लेना। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड जो है उससे हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए। आगे एक टॉपिक भी है उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे भी, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। हम बात करते हैं यूएसएसआर की, जिसे हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, जो आज के समय का रूस है उसे हम लोग पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे या सोवियत संघ कहते थे। तो इससे हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ये भी चीज़ याद रखना कि मौलिक कर्तव्य हमने कौन से देश से लिए हैं, तो रूस से लिए हैं या यूएसएसआर से लिए। अब हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो हमने यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। देखिए, हम जब संविधान बनाते हैं तो उसमें कई कमियां रह जाती हैं, कई चीज़ों में हमें सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो दक्षिण अफ्रीका से ली। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली। आपातकालीन शक्तियों से मतलब है कि हम आपातकाल लगा सकते हैं। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, जिसमें वित्तीय आ जाता है, राष्ट्रीय आ जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो आपातकाल है वो हमने जर्मनी से लिए थे। तो आपातकालीन जो उपबंध है जो हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली और संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ये चीज़ याद रखना कि समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य होती है और तीसरी समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में जो विषय होते हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उसमें राज्य सरकार जो होती है वो कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और जो संविधान की प्रस्तावना है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है, जो गणतंत्र शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जो गणतंत्र है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, किंतु 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि संविधान किस डेट पर तैयार हुआ था और कब इसे लागू किया गया। तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ये भी चीज़ याद रखना। दूसरा पॉइंट है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, ऊपर वाले भी 2017 में पूछा जा चुका है। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये चीज़ याद रखना कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान के निर्माण में लगभग कितने रुपये खर्च हुए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, संविधान के निर्माण में कितना खर्च हुआ, तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान के निर्माण में। और 26 जनवरी को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि संविधान हमारा तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर को। ठीक है, तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल संविधान में और आज के संविधान में कितना अंतर आ गया है। तो जो मूल संविधान हमारा बना था, जो 1947 को तैयार हुआ था, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जिसे हम लोग आर्टिकल कह सकते हैं, 395 आर्टिकल्स या 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे पर 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जो मूल संविधान था हमारा सबसे पुराना वाला जो बना था 1947 को, तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जो वर्तमान में हमारा संविधान है इसमें 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसमें चीज़ें बढ़ती गई, चेंजमेंट होते रहे। ठीक है, संशोधन होते रहे, तो नई नई चीज़ें आती रहीं। तो प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं, तो 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की समितियों की। ये कौन सी समिति किसने बनाई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, समिति और उसके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो पहली थी संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति किसमें थी, तो जवाहरलाल नेहरू में थी। ये चीज़ याद रखना कि संघीय शक्ति जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस चीज़ को भी याद रखना कि जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी मूर्ति का निर्माण किया गया था। काफ़ी ऊंची मूर्ति बनाई गई है, 182 मीटर की, गुजरात में, वो भी चीज़ याद रखना। और तीसरा है प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, जो प्रक्रिया है और जो नियम समिति है इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही थे वित्त और कर्मचारी समिति के भी। ठीक है, तो 2 समितियों के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया और नियम समिति के, और वित्त एवं कर्मचारी समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, BR अम्बेडकर नहीं है अल्पसंख्यक समिति के। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।
और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। इनका नाम याद रखना। झंडा समिति के भी अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है, झंडा समिति आ जाए चाहे मूल अधिकार उप समिति आ जाए, इसके दोनों के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और जो प्रारूप समिति थी, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, तो इसके अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। ये चीज़ याद रखना कि जो प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे, या जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति थी। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में 2016 में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से देख लेना कि BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 इसके। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन सदस्य थे? तो KM मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद साहदुल्ला थे, और BL मित्तर। इस्तीफा देने के बाद कौन बन गया था? तो N माधव राव बने थे, और लास्ट थे आपके DP खेतान, और इनकी मृत्यु के बाद TP कृष्णा इसके अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, जो TP कृष्णामाचारी हैं वो इसके अध्यक्ष बन गए थे। तो इतने थे सदस्य। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। टोटल 7 थे, जिसमें एक अध्यक्ष था और 6 अलग जो सदस्य थे। तो बस हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी चीज़ मत छोड़ना, पॉइंट वाइज काफ़ी चीज़ें हैं, याद कर लेना, क्योंकि आगे ये काम आएंगी। इसके नोट्स भी बना लेना, क्योंकि आपको आगे बहुत एग्जाम में ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।